नमस्कार प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप अपनी माता जी के साथ बहुत अच्छा समय बिता रहे होंगे। आज की हमारी कविता भी इसी विषय से संबंधित है। एक माँ की बेबसी। कई बार हमारी माँ हमारे लिए कई चीजों के लिए बेबस हो जाती है। वह मन से सोचती है हमारी मदद करने की, लेकिन कर नहीं पाती। तो आज हम उसी कविता के विषय में जरा ज्ञान प्राप्त करेंगे। एक माँ की बेबसी। इस कविता को पढ़ते समय आंखों के सामने कई चित्र बनते हैं। बचपन का चित्र, बचपन के खास समय, खेल और साथियों का चित्र। उन साथियों में एक खास साथी रतन का और एक माँ का चित्र। इसे पढ़ो और महसूस करो। कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज है। उसे मन में उतरने में काफी समय लगता है। कभी कभी तो बरसों बाद हम बचपन की पढ़ी कविता पढ़ते हैं तो लगता है पहली बार पढ़ी है इसे। कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है। किसी मौके पर वह उभर आती है। कविता, कहानी सबके साथ यह होता है, इसलिए हमें इससे चिंतित होने की जरूरत नहीं कि कविता एक बार में पूरी तरह समझ में आ रही है या नहीं। अगर उससे सिर्फ एक चित्र भी उभरता है तो कविता कामयाब है। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि इस कविता को पढ़ने के बाद हमारे मन में बहुत से चित्र बनते हैं। चित्र कैसे बनते हैं? कई बार हम कोई कहानी सुनते हैं तो हमें उस कहानी से संबंधित चित्र ध्यान में आते हैं। तो इस कविता को जब हम पढ़ेंगे, धीरे धीरे हमें उसे पढ़ना है और धीरे धीरे मन लगा के जब हम पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में कुछ काल्पनिक चित्र बनेंगे। जैसे बचपन में हमारे खेल के मैदान का चित्र। बचपन में कोई ऐसा मित्र जिसे कोई तकलीफ हो, समस्या हो, वो मित्र जरूर याद आएगा इस कविता को पढ़ते हुए, और हमें उसकी माता जी भी याद आएगी। तो इस कविता को पढ़ते हुए हमें कुछ चित्र हमारे मन में आएंगे। और बच्चों, घबराने की बात नहीं है यदि एक बार में आपको ये कविता समझ न आए, क्योंकि कई बार मैंने भी बचपन में जो कविता पढ़ी थी या जो कहानी पढ़ी थी आज मुझे समझ में आ रही है। कई बार मैं उसे दोबारा किताब लेके पढ़ती हूँ तो लगता है अरे ये अर्थ तो मैंने बचपन में समझा ही नहीं था, क्योंकि समय के हिसाब से हमारी जो सोचने समझने की शक्ति है वो बदलती रहती है। तो इसी तरह से इस कविता को भी अगर आप समझ ना पाओ तो चिंतित नहीं होना। पूरी कविता पढ़ने में ही आपके मन में, मस्तिष्क में अगर एक चित्र भी बनता है तो ये कविता आपको किसी हद तक समझ में आ गई है। फिर भी ना समझ आए तो आप दोबारा दोबारा इस कविता को पढ़िए, उसे महसूस कीजिए। किसी शांत कोने में बैठकर उसे पढ़िए। ऐसा नहीं कि आपकी टीवी चल रही है या दूसरा फोन चल रहा है और आप ये कविता सुन रहे हैं, नहीं। तो इस कविता को मन से महसूस करना है। कविता को पढ़कर धीरे धीरे उसे समझना है। मन में आपके चित्र अवश्य बनेंगे। तो चिंतित नहीं होना अगर समझ ना आए, दोबारा दोबारा पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगी। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकलकर आता था वह खेलने हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था, खेलता था हमारे साथ। एक टूटे खिलौने की तरह, देखने में हम बच्चों की ही तरह था वह भी एक बच्चा। तो इन पंक्तियों में आपको बताया जा रहा है कि न जाने किस अदृश्य पड़ोस से आता था। मतलब जब आप खेल के मैदान में होते हो तो आपको जरूरी नहीं कि सब बच्चों का घर, सब बच्चे कहाँ रहते ये पता चले। तो न जाने कहाँ से, कौन से किनारे से, कौन से अनजान जगह से वो बच्चा खेलने आता था, और वो था हमारे जैसा ही, लेकिन वह एक टूटे खिलौने जैसा था। यहाँ पर टूटा खिलौना उसे इसलिए कहा गया है
क्योंकि रतन जो था वो बोल नहीं पाता था, वो बोलने में सक्षम नहीं था। तो जैसे हमारे खिलौने की कोई चीज टूट जाती है, कभी कभी किसी गुड़िया का एक हाथ टूट गया है तो वो अधूरा सा महसूस होता है। तो यहाँ पर भी जो रतन था वो बोल नहीं पाता था, दिखने में हमारे जैसा ही दिखता था। तो यहाँ पर कवि जो है, हमारे कवि, वो हमें बता रहे हैं कि एक बच्चा उनके साथ खेलने आता था। कहाँ से आता था ये नहीं पता है, परंतु उसको, वो भी हमारे जैसा ही एक बच्चा था, परंतु वह एक टूटे हुए खिलौने जैसा लगता था। लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था, क्योंकि हमसे भिन्न था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, न इशारों में कही उसकी बातों को, न उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। अब इन पंक्तियों में आपको बताया जा रहा है कि हमारे लिए तो वह बच्चा क्या था? अजूबा। अजूबा यानी कुछ अलग सा, हम समझ नहीं पाते थे, क्योंकि अधिकतर ये माना जाता है कि मैं आपको अपनी मन की बात बोलकर कहूंगी और आप भी अपने मन की बात मुझे बोलकर कहेंगे। परंतु रतन बोल नहीं पाता था, तो बच्चों के लिए वो अलग सा लगता था, बच्चों को अलग सा महसूस होता था। और हम बच्चे, यानी कवि जो है यहाँ पे बता रहे कि वो जब बच्चे थे तब उन्होंने ये सब कविता के बारे में सोचा और बड़े होकर उन्होंने ये कविता लिखी है। तो वो कहते हैं कि हम उससे घबराते थे। घबराते क्यों थे? वो तो उनके जैसा बच्चा था, परंतु कवि उनसे घबराते थे क्योंकि वो रतन की छटपटाहटों को, रतन के मन में होने वाली उथल पुथल को समझ नहीं पाते थे, क्योंकि रतन तो हमें बोलकर अपनी बात बता नहीं सकता था। इसलिए कवि जो है उसको देखकर घबरा जाते थे। कई बार भयभीत से उसकी आंखों में जो प्रश्न होते थे या उसकी मन की इच्छाएं जो आंखों में दिखती थी, वह कवि समझ नहीं पाते थे। इसलिए कवि उनसे थोड़ा सा घबराते थे, यानी सारे बच्चे, हम जो है उनसे घबराते थे, यहाँ पर कहा गया। जरा याद करो, जो बच्चे बोल नहीं पाते, यदि आपने उन्हें देखा होगा तो अपने मन की बात वो कैसे बताते हैं? इशारों से। लेकिन कभी कभी हमें उनके इशारे भी समझ नहीं आते, तो कवि कहते हैं कि हम उसके इशारे भी समझ नहीं पाते थे, इसलिए हम उससे थोड़ा घबराते थे, हमें उससे डर लगता था, कहीं अनजाने में हम उसकी बात नहीं समझे और उसे बुरा ना लग जाए, वो और दुख ना हम उसे दे दें, इसलिए कवि उससे घबराते थे। जितनी देर वह रहता, पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, उसकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में छलकती उसकी बेबसी। जो कवि है हमारे, वो कहते हैं कि जितनी देर वो खेलता, पास बैठी रहती उसकी माँ उसे लगातार निहारती रहती यानी देखती रहती। माँ जो थी वो अपने बच्चे को दिन भर, जितनी देर भी बच्चा खेलने जाता तो वहीं आंगन में बैठ जाती और बच्चे को खेलते हुए देखती थी। तो कवि कहते, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मैं अब उन लोगों की भाषा को अधिक समझने लगा हूँ जो बोल नहीं सकते हैं। तो मुझे अब क्या याद आता है, बड़े होके कवि को क्या याद आ रहा है, क्योंकि कवि अब समझदार हो गए, अब उन्हें यह याद आ रहा है कि रतन से भी ज्यादा कवि को रतन की माँ की आंखों में बसी है जो बेबसी, वो याद आती है। रतन की माँ बैठती होगी तो क्या क्या सोचती होगी, जरा सोचिए। रतन की माँ बैठती होगी तो सोचती होगी, काश मेरा बच्चा बोल पाता, काश मैं इसकी कुछ मदद कर पाती, काश ये सब बच्चों जैसा होता। तो रतन की माँ की जो बेबसी थी, रतन की माँ तो जादू से उसे ठीक नहीं कर सकती थी, परंतु वह चाहती थी कि उसका बच्चा भी साधारण बच्चों जैसे बोले, खेले, हंसे। तो अब कवि को बड़े होने के बाद ये दर्द महसूस हो रहा है, वो जो फीलिंग है ना, वो कवि महसूस कर रहे हैं कि एक माँ जो है वो किस तरह से अपने बच्चे के लिए दर्द महसूस करती है। बेबसी यानी जो करना चाहे और फिर भी नहीं कर पा रही है, बेबस है उसकी माँ। जैसे कभी कभी आप लोग बीमार हो जाते हैं, आपको बहुत तेज बुखार होता है या कई और तरह की कोई बीमारी हो जाती है,
तो जो माँ की नज़रों में आप देखना कि आपकी माँ की आंखों में आपसे ज़्यादा दर्द महसूस होगा। कई बार आपकी माँ को आप चुपचाप देखोगे तो वो रोती भी रहेगी चुपके चुपके, काश मेरा बच्चा ठीक हो जाए या काश उसका मैं दर्द दूर कर दूं। कई बार आप पढ़ नहीं पाते, तब आपकी माँ बहुत दुखी हो जाती है और कहती है कि हे भगवान, मैं अपने बच्चे को किसी भी तरह से पढ़ा लूँ। तो ये बेबसी जो होती है, ये माँ की बेबसी है, कवि ने अब बड़े होकर समझी। कोशिश कीजिए आप अभी अपनी माँ की हर तकलीफ, हर एहसास को समझ सको। तो इसीलिए ये कविता आपको बताई गई है कि एक माँ के जो दिल का दर्द है उसे आप अभी से ही धीरे धीरे समझने की कोशिश करो और अपनी माँ की मदद करो। तो इसी तरह से आपको ये कविता बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, एक माँ की बेबसी। तो कविता यदि न समझ में आए तो और अलग अलग तरीके से उसे समझने की कोशिश करो, बार बार रीड करो। जब आप बार बार उसको पढ़ोगे तो आपको और अलग अलग फीलिंग से वो कविता समझ में आएगी। धन्यवाद। आइए अब हम इस कविता के शब्दार्थों को जरा ध्यान दें। नंबर 1 है अदृश्य, जो दिखाई न दे। अजूबा यानी विचित्र। बेबसी, लाचारी, भिन्न, अलग। भयभीत, डरा हुआ। इशारा, संकेत। छटपटाना, बेचैनी। निहारना, देखते रहना। बेहतर, बढ़िया। घबराना, डरना। अब तक जो बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ ये वीडियो देख रहे हैं वो अपने मम्मी पापा से थोड़े से दूर चले जाइए। अभी मैं एक सीक्रेट बताने वाली हूँ। हम लोग ना एक सीक्रेट एक्टिविटी करेंगे जो मेरी इच्छा है आपसे करवाने की। तो सब बच्चे अपने मम्मी पापा से दूर आ जाएंगे, चुपके से एक्टिविटी सुनेंगे, ठीक है। हमें क्या करना है इस एक्टिविटी में? हमें अपने मम्मी पापा के बारे में सोचना है जरा 5 मिनट लगा के। बचपन से उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया है, कितना कुछ किया है हमारे पेरेंट्स ने, है ना। खासकर मम्मी ने, जब हम बीमार होते थे बचपन में, मम्मा रात को हमारे लिए पूरी रात जागती थी, दिन में ऑफिस जाती थी। रात को हम कई बार सुसु कर देते थे बेड पे, मम्मा गीली जगह सोती थी, हमें सूखी जगह सुलाती थी। और फिर थोड़े बड़े हुए, हमें चोट लगी, हमें स्टिचेस भी आए होंगे कभी, मम्मा कितना रोई हमारे लिए, है ना। वो सारे दुख दर्द याद करो, मम्मा ने आपके लिए कितना कुछ किया। यस, किया है ना, सही बात। तो आज क्या कर रहा है, आप जाकर ये वीडियो देखने के बाद आपको सब कुछ याद करना है और आपको अपनी मम्मा को फ्री टाइम में ढूंढना है। मम्मा फ्री है तो उन्हें लेकर आना है, एक जगह बिठाना है और उन्हें अपनी ये सारी बातें बोलनी है। आपको असल में करना क्या पता है? आपको अपनी मम्मी का धन्यवाद, शुक्रिया देना, उन्हें गले लगा लेना है और उन्हें कहना है कि मम्मी आज तक जो भी आपने किया उसके लिए शुक्रिया, और जो भी मैंने किया या मुझसे अनजाने में हुआ उसके लिए सॉरी। आज से मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगा और मैं ऐसा कोशिश करूंगा कि ऐसी गलती मुझसे ना हो। तो प्रॉमिस, आप सब लोग ये एक्टिविटी ज़रूर करना और मुझे बाद में बताना कि कैसा फील हुआ। और करते समय ये ध्यान रखना कि मम्मा कोई रोटी वोटी बनाने में बिजी ना हो और आप साइड में खड़े होकर बोल रहे हो, ऐसा नहीं। मम्मा का हाथ पकड़ के लाना, उन्हें अपने साइड में बिठाना और फिर ये एक्टिविटी करना। ये आपको ज़रूर करनी है, गर्ल हो या बॉय हो, सबको करनी है, दिल से करनी है। थोड़ा टाइम लगेगा, हिम्मत लगेगी, एक दिन आप ले सकते हो, लेकिन आपको दिल से एक्टिविटी करनी है। धन्यवाद।